हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। देखिए, आखिर बायोलॉजी है क्या? ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं, बस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बता पाएंगे कि सर बायोलॉजी में हम लिविंग की स्टडी करते हैं। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ ना कि आखिर लिविंग क्या होते हैं? कैसे आपको पता कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? सर सांस लेना, मतलब जो चीज़ें सांस नहीं लेती वो क्या नॉन लिविंग है? सर ग्रोथ, मतलब जिनमें ग्रोथ नहीं होती क्या वो नॉन लिविंग है? सर मोमेंट होता है लिविंग में, तो जिसमें मोमेंट नहीं होता क्या वो नॉन लिविंग है? हर एक चीज जानेंगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हु द साइंटिस्ट गिव द टर्म बायोलॉजी, मतलब नाम बायोलॉजी किसने दिया? अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सर बायोलॉजी के फादर कौन है, क्या आप बता पाएंगे? बायोलॉजी की ब्रांचेस, उनके फादर कौन है? बहुत सारी चीजें हैं। तो होता क्या है कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेरा मानना है आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन पता होनी चाहिए, जिससे कि छोटा से छोटा डाउट आपका क्लियर हो सके और आगे चल के किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। तो हम, ये पहला लेक्चर है मेरे बच्चों इंट्रोडक्शन का बायोलॉजी का। क्लास 11th की पहले पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद क्लास 12th की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा, ठीक है। और हर एक दोस्त तक शेयर करिएगा, और अगर आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़, आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर व्हाट इज बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी है क्या? तो ट्रेडिशनल वे में अगर हम देखें कि पारंपरिक तरीके से हम क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ, किसका बेटा? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म की मेरे बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। सर ये तो डेफिनेशन होगी, लाइन टू लाइन रट लो, है ना। ज्यादातर यही करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन ये करना नहीं है सर। मैं कहता हूं ऑलवेज, हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, ऑलवेज आंसर आर हाइड विद इन क्वेश्चन, व्हेन यू ब्रेक इट आंसर कम्स आउट। सो आपको करना क्या है? अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको तोड़िए, उसी में आंसर छुपा हुआ होता है, वो निकल जाएगा। जैसे मुझे नहीं पता कि बायोलॉजी क्या है, तो मैं लिखूंगा बायोलॉजी, तो अब एक चीज समझ में आती है, बायोलॉजी, बायो दो चीजों से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। तो बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग। क्या होता है मेरे बच्चों? लिविंग। और लॉगस या लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी। ये मुझे पूरी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो मैं कह सकता हूं ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा सर, अगर बायोलॉजी हमें पता चल गई कि लिविंग की स्टडी को कहते हैं, तो आखिर फादर कौन है? आखिर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? कोई बता सकता है मेरे बच्चों? एनीवन? फादर कौन है आखिर बायोलॉजी का? तो मैं कह सकता हूं जो बायोलॉजी के फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है मेरे बच्चों? एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जो है एक साइंटिस्ट थे, वो बायोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, फादर मतलब क्या? उन्होंने ही पहली बार बायोलॉजी को बनाया एक तरीके से। ठीक है, अच्छा फिर हम जानते हैं कि सर जो चीजें हम लिविंग की स्टडी करते हैं उनको बायोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग में तो दो चीजें आ जाती हैं, क्या? एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर है? तो उसी तरह से जो बायोलॉजी है उसमें ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं मेरे बच्चों? दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी सर? सर होती है, एक होती है जूलॉजी। क्या होती है? जूलॉजी। दूसरी होती है बॉटनी, है ना। जूलॉजी एंड व्हाट? बॉटनी। तो जूलॉजी क्या है मेरे बच्चों? जूलॉजी क्या है अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं?
जूलॉजी। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आप जू में गए होंगे, ठीक है, जू यहां पर वर्ड है और क्या है, लॉजी या लॉगस जिसको हम बोलते हैं स्टडी। तो जू मतलब होता है एनिमल, है ना, क्या होता है, एनिमल्स। अनलॉगस या लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड व्हाट, जूलॉजी। मैंने बताया आपको, जब आप जू में जाते हैं तो क्या देखते हैं, एनिमल्स, लायन, टाइगर, है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। तो जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अच्छा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि बॉटनी क्या है, तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ प्लांट, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट। वेरी गुड। तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम बोलेंगे बॉटनी। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर बायोलॉजी के फादर जो हैं वो एरिस्टोटल हैं, तो वो साइंटिस्ट का नाम बताइए जो कि फादर है जूलॉजी का, है ना। तो जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो वही हैं जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। नाम क्या है, एरिस्टोटल। यस, क्या है मेरे बच्चों, एरिस्टोटल। ठीक है, याद रखना, फादर ऑफ जूलॉजी जो है और जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो सेम है। सवाल ये है कि सर फादर ऑफ बॉटनी कौन है, बॉटनी का फादर कौन है। नाम बड़ा खूबसूरत है इनका, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है बच्चों, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो है उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी में हम किसका स्टडी करते हैं बच्चों, प्लांट्स का, नीम, करेला, टिंडा, है ना, सब। ठीक है, मैंगो वगैरह सब आ जाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा सर, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कितनी है, दो, जूलॉजी एंड बॉटनी। जू मतलब होता है एनिमल, लॉगस या लॉजी मतलब होता है स्टडी, सो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। तो बचा प्लांट, तो प्लांट क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉटनी। ठीक है सर। अच्छा, जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल, वही है जो फादर ऑफ बायोलॉजी है। बॉटनी का फादर कौन है बच्चों, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। लेकिन सवाल ये है सर कि सबसे पहले ये बायोलॉजी नाम किसने दिया। जैसे आपको पता है कि घर में बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल में कभी बच्चा पैदा होता है, तो फादर तो कोई और होता है, मदर कोई और होता है, लेकिन उसका नाम कोई और देता है। मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे बुआ होगी, आंटी होंगी, चाचा होगा, दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकते हैं, वो बड़े प्यार से नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बायोलॉजी का फादर कौन है, एरिस्टोटल, बट नाम, टर्म, है ना, किसी और ने दिया। जब भी आपके सामने ये टर्म वर्ड आ जाए, टर्म मतलब होता है नाम, ठीक है, टर्म मतलब क्या होता है, नाम। तो नाम बायोलॉजी किसने दिया, दो साइंटिस्ट थे बच्चों, एक थे लेमार्क, कौन था, लेमार्क, है ना, एंड एक थे बच्चों ट्रेवेरनस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके अलग अलग नाम दिया, क्या, बायोलॉजी। ठीक है, तो हमें चीजें समझ में आ गई कि बायोलॉजी क्या होता है, फादर कौन है, ब्रांचेस कौन सी हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, और नाम किसने दिया, किसने, लेमार्क एंड ट्रेवेरनस ने। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। अब एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बायोलॉजी के बारे में, तो आप बोलेंगे सर यहां पर देखिए एक ये द लिविंग वर्ल्ड में आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और चीजें पूछना चाहता हूं। जैसे यहां पर देखो, रुक जाओ, अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इधर देखो। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई मुझे बताओ, अगर हम लिविंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, तो आखिर आपको कैसे पता कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। जैसे ये जो स्टाइलस है, ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। आप बोलेंगे सर नॉन लिविंग है, जिंदा थोड़ी है। अच्छा, मुझे बताइए, मैं लिविंग हूं या नॉन लिविंग हूं, या आप लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, मैं तो लिविंग हूं, आप भी नॉन लिविंग है, आप बोल रहे हैं, मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जो चीज बोल सकती है वो लिविंग हो सकती है। मैं बोल रहा हूं है नहीं, हो सकती है। ठीक है, अच्छा, लिविंग के और क्या फीचर होते हैं। आप बोलेंगे सर लिविंग जो है चलते हैं, बोलते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना, दौड़ते हैं, भागते हैं। अच्छा, और खाना खाते हैं, और और सर डाइजेशन उनमें होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और सोचो तुम, और क्या हो सकता है, दो चार कैरेक्टर और आप बता सकते हैं।
ठीक है, तो मतलब आपको मोटा मोटा पता है कि लिविंग के फीचर क्या होते हैं। उन सारी चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला मैं बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि लिविंग के बेसिक जो फीचर हैं वो क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग कैसे आप पहचानेंगे। तो पहला मैं कह सकता हूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये होगा उसमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एग्रीगेशन, ये होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेरे बच्चों हो सकता है कि कोई भी लिविंग चीज होगी तो उसमें ग्रोथ होती है ना। अब ग्रोथ क्या होती है वो हम जानेंगे, ठीक है, हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, ग्रोथ होती है। तीसरा मेरे बच्चों उसमें रिप्रोडक्शन होगा, है ना, रिप्रोडक्शन हो सकता है, अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। चौथा मैं कह सकता हूं आपसे कि सर उसमें मेटाबॉलिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों, मेटाबॉलिज्म हो सकता है। फिर मैं पांचवा आपसे कह सकता हूं सर कॉन्शियसनेस, क्या हो सकती है, कॉन्शियसनेस हो सकती है, मतलब चेतना हो सकती है, उसे महसूस हो सकता है, वो चीजों को फील कर सकता है। क्लियर है, ये कुछ बेसिक फीचर है। अब ये बेसिक फीचर क्या हो सकते हैं, क्या आप इनके बारे में डिटेल में जानते हैं? मेरा मानना है थोड़ा सा देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कई बार चीजें आपको लगती हैं कि आपको पता है बट नहीं पता होती। ठीक है, जनरली आप ग्रोथ को क्या बोलेंगे कि सर हाइट बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है, नहीं सर, सर हाइट की बढ़ने को ग्रोथ नहीं कहते। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे, वन बाय वन आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी बॉडी बनी होगी किन चीजों से, जरा समझो आप। मैं कहता हूं सर सबसे पहले आप देखिए एटम्स होते हैं, क्या होते हैं मेरे बच्चों, एटम्स होते हैं। आप बोलेंगे सर एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली अगर मैं आपसे कह दूं, मैं जनरली आपसे कह दूं सर ये लो, रुक जाओ, मैं अगर बोलूं कि चलो आपने ले लिया कोई एटम, ठीक है, एटम ले लिया, एटम में क्या ले सकते हो सर मुझे बताइए, एटम में क्या ले सकते हो सर, हाइड्रोजन ले सकता हूं, ठीक है, नाइट्रोजन ले सकता हूं, ऑक्सीजन ले सकता हूं, फास्फोरस ले सकता हूं, बाकी सारी जो जितने भी एटम आप जानते हैं। तो बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बना लेंगे मेरे बच्चों बताइए, मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना, मॉलिक्यूल बना लेंगे। मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल क्या होता है सर, H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, CO2 होता है, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे एटम मिलकर क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके बना लेंगे सेल ऑर्गेनेली। क्या बना लेंगे, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है सर, जैसे मैं बोलूं आपसे सेल ऑर्गेनेली में हो सकता है सर माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारा फेवरेट क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है सर, राइबोसोम हो सकता है, ठीक है ना, जैसे गोल्जी बॉडी हो सकता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, इंडोप्लाज्म के रेटिकुलम हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, ये सेल ऑर्गेनेली मिल करके बहुत सारी चीजें आगे सेल बना लेंगी, है ना। सेल क्या होती हैं आपको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, है ना, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। अब यही सेल आपस में मिल करके, यही सेल आपस में मिल करके क्या बना लेंगे मेरे बच्चों, टिश्यू। क्या बना लेती हैं, टिश्यू। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देखिए, जैसे एक मैं बोलता हूं, एक छोटी सी ईंट है मेरे पास, ये एक छोटी सी ईंट है, ये सपोज करो बेटा सेल है, ठीक है, क्या है, एक सेल है। तो अब बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें मिल जाएंगी तो एक दीवार बना लेंगी, है ना, तो उसी को हम टिश्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बहुत सारी सेल मिलकर क्या बना सकती हैं, टिश्यू बना सकती हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बना लेंगे सर ऑर्गन। क्या बना लेंगे, ऑर्गन। सर ऑर्गन क्या होता है, मुझे एग्जांपल बताइए। सर ये देखो, ये है ऑर्गन, हार्ट होता नहीं है ऐसा, हार्ट एक्चुअल में ऐसा होता है। अच्छा ये नहीं, ये है हार्ट, ठीक है ना, लोगों को लगता है कि ये है, टिकटॉकर लोगों को, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हार्ट ये है बेटा, ये तो एओर्टा है, आपको पढ़ाऊंगा हार्ट का जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो,
ठीक है ना। अच्छा, तो हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, किडनी, ये सब क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स वगैरह क्या है? ऑर्गन है। स्प्लीन क्या है? ऑर्गन है। ठीक है ना। तो वो ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से। अब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके मेरे बच्चों, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ जब काम करते हैं मिल करके, तो उनसे बनता है क्या? ऑर्गन सिस्टम। सर नहीं समझा ऑर्गन सिस्टम। व्हेन टू और मोर देन टू organs are joined to perform a common function is called what? Organ system. जैसे एक लंबी सांस लो आप। जनरली मैं यही एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। ध्यान से सुन। होता क्या है, जब आपने इंस्पायरेशन किया और एक्सपायरेशन किया तो टोटल रेस्पिरेशन हो गया, जिसको हम कहते हैं। तो हुआ क्या, यहां एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो आपकी नोज में गई पहले, फिर नोज से कहां गई? फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहां? ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर कहां? लंग्स में चली गई। अरे यस और नो? यस। तो आपका नोज एक ऑर्गन है, फेरिंग्स ऑर्गन है, ट्रैकिया ऑर्गन है, लंग्स क्या है? एक ऑर्गन है। ये सभी ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और हेल्प कर किस में कर रहे हैं? रेस्पिरेशन में। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? एक साथ मिला करके ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो इसलिए बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह से बेटा हमारा माउथ, ठीक है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं? डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो इसको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ पा रहे हो? वैसे ही नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, स्क्रिटरी सिस्टम होता है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक साथ काम कर रहे होते हैं, कोई एक काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्क्रिटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है। और ये बहुत सारे सिस्टम ही मिल करके मेरे बच्चों क्या बनाते हैं? बॉडी। और बॉडी ही क्या है? ऑर्गेनिज्म। क्या है मेरे बच्चों? ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से कुछ हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो मैंने बोला एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलकर सेल ऑर्गेनेली बनाते हैं, फिर उनसे सेल बनती है, देन टिश्यू बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ध्यान से सुनना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी बॉडी ऐसे ही बनी हो सकती है। क्लियर है? ऐसे ही बनी हो सकती है। अच्छा, तो क्या लिविंग कोई डिफाइनिंग फीचर है? लिविंग का क्या ये कोई डिफाइनिंग फीचर है बेटा? बताइए। मतलब अगर किसी की बॉडी इस तरीके से बनी हुई है तो मैं बोल सकता हूं कि वो लिविंग है? यस, बिल्कुल मैं बोल सकता हूं। तो मैं बोलूंगा बेटा क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्या मैं बोल सकता हूं इसी को? एग्रीगेशन इज डिफाइनिंग फीचर। कैसा है मेरे बच्चों? डिफाइनिंग फीचर है किसका? फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब क्या सर? मतलब क्या, अगर ये इस तरह का अरेंजमेंट पाया जा रहा है किसी चीज में तो वो क्या हो सकती है? लिविंग हो सकती है। और कोई भी लिविंग चीज होगी तो एटलीस्ट उसमें सेल तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज में सेल नहीं है तो वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और याद रखना, सेल तो तब होगी सर जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट हो? साइटोप्लाज्म। जी हाँ, अगर जिस चीज में साइटोप्लाज्म नहीं है उसे हम सेल कंसिडर नहीं करते। जैसे वायरस, उसमें प्रोटीन होता है और डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, इसलिए हम उसे लिविंग नहीं मानते क्योंकि उसमें क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म नहीं है। क्लियर है? और बहुत सारी चीजें हैं, आगे धीरे धीरे बताऊंगा आपको। क्लियर है बच्चों? ये चीजें समझ में आ गई? समझ में आया तो लाइक करो थोड़ा सा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा फीचर है ग्रोथ। अब मैं आपसे पूछ दूं सर ग्रोथ क्या होती है? सर हमारी हाइट बढ़ती है, इसको ग्रोथ कह सकते हैं। अच्छा, तो क्या तुम में ग्रोथ होती है? जी हाँ सर होती है। अच्छा, क्या इस स्टाइलस, इस पेन में ग्रोथ होती है? नहीं सर, ये तो नॉन लिविंग है। होती है मेरे बच्चों, इसमें भी ग्रोथ हो सकती है। सर आपने आज कुछ नशा करके आए आप? नहीं मेरे बच्चों, जानते हैं। पहले जान तो लो ग्रोथ किसको कहते हैं। ध्यान से सुनो, ग्रोथ क्या है? एनसीईआरटी कहती है,
ठीक है, एनसीईआरटी, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा, ठीक है, मेरी इतनी औकात नहीं सर कि मैं कुछ कह दूं, जो कह रही है एनसीईआरटी कह रही थी, ठीक है। अब जो है बेसिक फीचर को एलिमिनेट कर दिया गया एनसीईआरटी से, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम्हें बायोलॉजी आनी चाहिए तो पढ़नी है तुम्हें तो ये आना ही चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से सुनो। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, मैं लिखता हूं सर, इंक्रीज इन नंबर, इन नंबर ऑफ सेल और सेल मास। क्या मेरे बच्चों, अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, या फिर सेल का मास यानी वेट अगर बढ़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि उस चीज में ग्रोथ हो रही है। कैसे सर, जरा मुझे बताइए। बिल्कुल बताता हूं, जैसे समझिए आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमको पता है एक मेल होता है, जी सर, और एक फीमेल होती है, हाँ सर ये तो पता है, दोनों की शादी करा दो। अच्छा, शादी से पहले क्या होगा मेरे बच्चों, इधर देखो, शादी के बाद, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद, ठीक है ना, यूट्यूब गाइडलाइन दे देगा। अच्छा, मेल से क्या बनता है मेरे बच्चों बताइए, स्पर्म, ठीक है, फीमेल से क्या बनता है बताइए, ओवा, सॉरी, या इसी को हम कह सकते हैं एग, बिल्कुल मेरे बच्चों, ठीक है। तो क्या स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जी हाँ सर, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब यहां पर एक बॉडी बन जाएगी, एक सेल बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट, क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब यही जाइगोट मेरे बच्चों मुझे बताइए आगे चल के डिवाइड होता है, जी हाँ सर, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एम्ब्रियो। क्या यही एम्ब्रियो आगे डेवलप करके एक एडल्ट पर्सन बंटू भैया बना लेगा, है ना, एक एडल्ट ये बना लेगा, जिसका नाम मैं रख देता हूं बंटू भैया। जी हाँ, ये बंटू भैया कोई और नहीं सर, हम सभी हैं। हम सभी का फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ, हर किसी का कोई ना कोई फादर होगा, कोई ना कोई मदर होगी। फादर से क्या बना होगा, स्पर्म, मदर से क्या बना होगा, ओवा या एग, दोनों फ्यूज हुए होंगे, जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो बना, देन एडल्ट पर्सन, जैसे हम हैं, ठीक है सर। इसमें क्या नया है बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, क्या ये जाइगोट यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, जी हाँ सर, तो यहां जाइगोट में सिंगल सेल है। अच्छा, क्या एम्ब्रियो में तुम्हें 4 सेल दिख रही है, देखो 1 2 3 4, जी हां, यहां पे 4 सेल हो गई। कितनी सेल हो गई, 4 सेल। और अगर कोई पर्सन है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन 80 केजी का है तो उसमें 37 ट्रिलियन सेल होती है मेरे बच्चों, ठीक है, ट्रिलियन को मैं टी से दिखा रहा हूं, ठीक है, 37 ट्रिलियन सेल होती हैं। तो क्या नंबर ऑफ जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, जी हां, अरे यस और नो, नंबर ऑफ सेल क्या हो गई मेरे बच्चों बताइए, नंबर ऑफ सेल क्या हो गई यहां पे, इंक्रीज हो गई। तो मैंने अभी आपसे बोला कि अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, क्या हो रहा है ये, इधर आ जा बंटू, नहीं मारूंगा बहुत, हाँ इधर देख बेटा, आ जा, ठीक है, इधर देखो। तो नंबर ऑफ सेल पहले 1 थी, फिर 4 हो गई, फिर 37 ट्रिलियन हो गई, मतलब कई हजार करोड़ सेल हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही, तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रही तो मैं क्या बोल दूंगा, क्या है हो रही है बेटा, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्लियर है, हाँ सर, चीजें समझ में आई, ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी में धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, यस। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सपोज करो ये जब जाइगोट बना होगा, सपोज करो जब ये जाइगोट बना होगा, तो हो सकता है इस जाइगोट का वेट रहा होगा मे बी 2 ग्राम, कितना रहा होगा, 2 ग्राम। तो क्या ये आज भी, जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्या आज भी तुम्हारा वेट 2 ही ग्राम है बेटा, नहीं है सर, अभी तो मैं हो गया हूं सर 50 केजी का, कितना हो गया हूं 50 केजी का, या 40 केजी का, या 30 केजी का, जितना भी है। तो क्या तुम्हारा वेट बढ़ गया, मास बढ़ गया, जी हां। तो अगर तुम्हारा मास बढ़ जाए मेरे बच्चों, सेल मास बढ़ जाए, तो भी क्या बोलेंगे कि आप में ग्रोथ हो रही है। क्यों, मतलब आप लिविंग है, दैट्स व्हाई। क्लियर है। अच्छा सर, ये तो चीजें समझ में आ गई, कुछ और, जैसे मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं,
अब एक चीज समझ में आ गई कि जो ग्रोथ होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो ग्रोथ होती है उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है और सेल मास इंक्रीज होता है, ठीक है। मैं अगर पूछूं क्या लिविंग में ग्रोथ होती है, बोलिए सर, और क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है, ये पूछ सकता हूं मैं आपसे, अरे यस और नो। अच्छा, लिविंग में दो चीजें होती हैं सर, लिविंग में होते हैं एनिमल्स, और क्या होते हैं लिविंग में बताइए सर, प्लांट होते हैं सर, है ना, प्लांट्स होते हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूं एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर जूलॉजी, प्लांट की स्टडी को बॉटनी। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है, क्या लिविंग में ग्रोथ होती है, तो लिविंग में तो ग्रोथ होती है, हम सभी को पता है, हाँ सर। अच्छा, क्या नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, यस, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। पहले समझ लेते हैं लिविंग में कैसे ग्रोथ होती है, फिर नॉन लिविंग को बताना आपको आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले जो नॉन लिविंग है मेरे बच्चों उसमें ग्रोथ कैसी होती है, तो आप बोलेंगे सर इंट्रा सेलुलर, कैसी, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या मेरे बच्चों, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, इंट्रा मतलब क्या होता है, इनसाइड, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड। सेलुलर में क्या छुपा हुआ है, सेल, मतलब सेल के अंदर से ग्रोथ होती है। जैसे आपने देखा होगा सिस्टर वगैरह को या मदर वगैरह को तो नेल पेंट लगाती हैं ऐसे, है ना, नेल पेंट लगाती हैं, तो कुछ टाइम देखेंगे पहले जिस दिन नेल पेंट लगाया तो यहां तक नेल पेंट रहता है, फिर वो धीरे धीरे नेल पेंट ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है ना, ऊपर की तरफ जाने लगता है। क्यों, क्योंकि नेल जो है ये ऊपर से नहीं आता, वो नीचे से आता है, यहां से आता है, इसीलिए जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे नेल पेंट भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो हमें ग्रोथ कहां से हो रही है, अंदर से हो रही है, बाहर से नहीं हो रही। क्लियर है, जैसे मुझे अगर 6 पैक ऐप बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 6 अंडे कट करें लगा लें ऐसे नहीं, हमें उस अंडे को खाना पड़ेगा, वो डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, वो मेरे सेल का पार्ट बनेगा, फिर वहां पे प्रोटीन बनाए जाएंगे, एक्सरसाइज मैं करूंगा तब जाके 6 पैक एप्स बनेंगे। तो जब भी ग्रोथ होनी है मेरे बॉडी के अंदर से होनी है, बॉडी के बाहर से ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। अच्छा, तो अब जो एनिमल और प्लांट होते हैं दोनों में ग्रोथ कहां से होगी, अंदर से होगी। सवाल यह है कि एनिमल में ग्रोथ कैसी होती है मेरे बच्चों, एनिमल में ग्रोथ होती है लिमिटेड, लिमिटेड मतलब अप टू सर्टेन एज तक। जैसे हमारी एज की बात करें, मेरी हाइट की बात करें, तो वो मैक्स टू मैक्स मैं बोलूं 20 या 21 ईयर तक हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, और अच्छी बात है नहीं बढ़ती, प्रॉब्लम हो जाती, छप्पड़ फाड़ के दूसरी बिल्डिंग में निकल जाते, है ना, दूसरे फ्लोर पे निकल जाते, पूरी लाइफ कपड़े ही बदलते रहते, है ना, इस साल कपड़े अलग हैं, अगली साल कपड़े अलग हैं, बुढ़ापे तक नए नए कपड़े ही पहनने पड़ते, क्योंकि हर साल तुम्हारी हाइट बढ़ती जाती। ठीक है, तो अच्छी बात है कि नहीं बढ़ती, तो बहुत सोच समझ के नेचर ने डिसाइड किया है। उसके बाद प्लांट में कैसी होती है मेरे बच्चों, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अच्छा सर, एनिमल में कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है ना बच्चों, कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। सर प्लांट में अनलिमिटेड कैसे होती है, बताता हूं बच्चों। जब तक कोई प्लांट जिंदा है, सरवाइव कर रहा है, तब तक उसमें नई नई लीफ आती रहती हैं, फ्लावर आते रहते हैं, देखा है ना आपने। तो नई नई लीफ आ रही, तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा, उसमें ग्रोथ हो रही है। जरूरी नहीं कि सेल मास भी बढ़े, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है तो सेल मास तो बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत। तो उस तरीके से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही तो हम बोलेंगे उसमें अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती रहती है। और जैसे ही आप देखेंगे कोई प्लांट डेड करता है उसमें नई लीफ नहीं आती। क्लियर है, बहुत अच्छे। अच्छा, इंट्रासेलुलर जो है वो लिविंग में होता है सर, सेल के अंदर से होती है ग्रोथ, सही है। नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है मेरे बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है। सर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या, एक्स्ट्रा मतलब होता है मेरे बच्चों आउटसाइड, एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है, आउटसाइड, है ना। सेलुलर में क्या छुपा हुआ है, सेल, तो सेल के बाहर से ग्रोथ होती है, किसमें, नॉन लिविंग थिंग में। सर क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रो करती है, मुझे बताओ, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मैं बोलता हूं ये स्टाइलस या ये जो पेन है, अगर मैं इस पेन को
रोड पर ले जाकर रख दूं। जैसे सपोज करो अभी इस पेन का जो वेट है, ध्यान से सुनना, इस पेन का वेट जो है मेरे बच्चों, सपोज करो अभी है ये 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम है। अब मैंने इसको पेन को ले जाकर के रोड पे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो होगा क्या, कुछ महीनों में इस पे बहुत सारी डस्ट आकर, धूल आकर जम जाएगी। अब क्या होगा, वो धूल आकर जम गई ऊपर से, तो क्या इस पेन का वेट बढ़ जाएगा? जी हाँ, ठीक है। तो वेट बढ़ करके अब इस पेन का कितना हो जाएगा, सपोज करो 60 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम धूल आकर जम गई, इस पे डस्ट आकर जम गई, तो सेल मास बढ़ गया ना मेरे बच्चों। 50 ग्राम से कितना हो गया, 60 ग्राम। तो जहां पे सेल मास इंक्रीज हो जाए उसे क्या मैं बोलूंगा, सर ग्रोथ हो रही है। जैसे माउंटेन, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सर, ठीक है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि नॉन लिविंग में कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें ग्रोथ होती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, माउंटेन, जो माउंटेन होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। और किसमें, सैंड माउंट्स, ठीक है, बालू के टीले। जैसे आपको बताऊं, जैसे माउंटेन होता है पहाड़, उसकी हाइट बढ़ती रहती है। हाँ, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि स्नोफॉल होता है ना, स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल होता है। जैसे आप देखिए, पहले सपोज करो ये हिमालय पर कोई चोटी है, ठीक है, तो यहां पे सपोज करो, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 100 kg इसका वेट है। तो ऊपर से स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल हुई है ना, तो क्या होगा, बर्फ जब जमा होगी तो इतना बड़ा हो जाएगा ये और, तो अब कितना हो गया, 1000 kg हो गया, तो सेल मास बढ़ गया ना, 100 kg से 1000 हो गया, तो सेल मास बढ़ गया। जिसमें सेल मास बढ़ जाए उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन ध्यान देना, क्या ये अंदर से ग्रोथ हो रही है? नहीं सर, वो तो ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर से आ रहा है तो कैसा हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर से हो रही है। हमेशा याद रखना, ग्रोथ दोनों में होगी, लिविंग में भी होगी और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होगी। लिविंग में ग्रोथ अंदर से होती है, जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और सुनो, सैंड मॉन्ड्स आपको पता है, बालू के टीले, है ना, बालू के टीले, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये बालू का टीला है, फिर से वही सपोज करो 100 kg है। अब जब हवा चलती है तो उसके साथ सैंड भी उड़ती है ना, बालू भी उड़ता है, वो आकर के रेत का टीला ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1000 kg। तो बढ़ गया, वेट बढ़ गया, मास बढ़ गया, तो मैं बोलूंगा इसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या अंदर से हो रही है? नहीं सर, वो तो बाहर से आके ऐड हुआ। तो कैसे हुई, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग में होती है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ग्रोथ नॉन लिविंग भी, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उसमें भी ग्रोथ होती है, बट कैसी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। अच्छा, तो क्या मैं सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पर बता सकता हूं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग? मुझे बताइए। अगर इतनी बड़ी बात हमें समझ में आ गई कि ग्रोथ जो होती है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है, तो क्या मैं बता सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जनरली देखा है कि लड़के जो होते हैं उनके बाल छोटे होते हैं इन कंपेयर टू गर्ल्स, है ना। तो लड़कों के बाल लगभग छोटे होते हैं, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, बट दोनों में है बाल, है ना, बाल दोनों में है। तो मैं अगर आपसे बोलूं एक सिंपल सा वर्ड, वहां पे कोई ह्यूमन खड़ा है या खड़ी है या कोई पर्सन है जिसके सर पे बाल हैं, तो मुझे बताओ वो लड़का है या लड़की? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सर लड़कों के भी सर पे बाल होते हैं और लड़कियों के भी सर पे बाल होते हैं, है ना। तो उसी तरह से ग्रोथ तो दोनों में हो रही है, लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो सिर्फ ग्रोथ हो रही है, इसके बेसिस पर तुम नहीं बता सकते कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। क्लियर है बच्चों? तो मैं लिखता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूं, बड़ी खूबसूरत सी, क्या बेटा, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। कैसी है बेटा? नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पर आप नहीं बता सकते कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि बताओ, बिकॉज ग्रोथ ऑल्सो अकर इन, किसमें बताओ, ऑल्सो अकर्स इन, बताओ, नॉन लिविंग, है ना,
नॉन लिविंग। एग्जाम्पल कोई बता दो मेरे बच्चों, जो अभी लिखवा है एग्जाम्पल बता दिए। सर माउंटेन, क्या माउंटेन सर, बहुत अच्छे। और क्या, सैंड माउंट्स, ठीक है, बालू के टीले, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप वैसे ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक चीज समझ में आई, एग्रीगेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो डिफाइनिंग फीचर है बट ग्रोथ नहीं है। दो चीजें हमने पढ़ ली। तीसरा क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही बच्चों, चीजें समझ में आ रही तो प्लीज लाइक कर दो, है ना, थोड़ा सपोर्ट करिए, आपकी बड़ी जरूरत है। तीसरा हमारा है जो कैरेक्टर, वो है रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन क्या होता है, मुझे बताइए। सर बच्चे पैदा करने की टेक्निक को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नहीं, बेसिकली हाँ कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में समझ लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है मेरे बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोसेस है ना, बाय विच, जिसके थ्रू क्या होता है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब क्या, रिप्रोडक्शन, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिख, किंग काइंड, ठीक है। मतलब क्या मेरे बच्चों, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी नई संतान बनाता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। कैसे सर, जैसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप देखिए, एक ग्रैंडफादर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गर्लफ्रेंड नहीं समझेंगे आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बस एक मेंटालिटी है कि जैसे जीएफ दिख जाता है तो लोग समझ लेते हैं कि सर गर्लफ्रेंड लिखा है। नहीं, ग्रैंडफादर भी हो सकता है, गुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, गुड आफ्टरनून हो सकता है, कुछ भी समझ लो, हो जाता है। तो ग्रैंडफादर ने किसको बनाया मेरे बच्चों, बताइए। सर फादर को बनाया। किसको बनाया, फादर को बनाया। अच्छा, ग्रैंडफादर ने फादर को बनाया होगा तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाया होगा, सर रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाया होगा। किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाया होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो तुम देखो, फिर उसके बाद फादर ने किसको बनाया होगा, सर सन को बनाया या फिर डॉटर को बनाया, है ना, सन को बनाया या फिर किसको, डॉटर को बनाया। तो सन या डॉटर को बनाया तो फिर किस प्रोसेस के थ्रू बनाया होगा मेरे बच्चों, रिप्रोडक्शन के थ्रू। कौन सी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। तो आखिर सर रिप्रोडक्शन है क्या, बताइए आप मुझे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या। तो अगर मैंने बोला कि ऑलवेज आंसर आर हाइड विद इन क्वेश्चन, क्या बोला था मैंने, ऑलवेज आंसर आर हाइड विद इन क्वेश्चन, तो आपको बस यही करना है, लिख देना है क्या, रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन। बोलिए मेरे बच्चों, मेरे साथ बोलिए, रिप्रोडक्शन, 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 बैठे नहीं रहना, बोलना है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड हैं इसमें, कौन कौन से, री एंड प्रोडक्शन। तो री मतलब होता है अगेन, क्या होता है, अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, फॉर्मेशन, क्या होता है, फॉर्मेशन। तो अगेन एंड अगेन अपने जैसी संतान फॉर्म करने की, बनाने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आपने सुना ना, देखा होगा कि ट्रेन वगैरह में आप जब सफ़र कर रहे होते हैं, बस में सफ़र कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग आते हैं प्लास्टिक उठाने के लिए, प्लास्टिक की बॉटलें, तो उनसे पूछो क्या करोगे इनका, तो वो बोलते हैं कि सर रीसाइकिल करेंगे। री मतलब क्या, अगेन साइकिल करके फिर से इसे बॉटल बनाएंगे, है ना। वैसे ही रीप्रोडक्शन, अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे देखिए, ग्रैंडफादर ने अगेन प्रोडक्शन किया, क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्शन हुआ होगा ना किसी से, तो इन्होंने अगेन प्रोड्यूस किया किसको, फादर को। अब इन्होंने फिर से प्रोड्यूस किया किसको, सन या डॉटर को, तो ये फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, अगेन अगेन ये प्रोडक्शन चलता रहेगा। सवाल है कि सर अपने जैसी संतान का क्या मतलब है, व्हाट आर यू मीन बाय ऑफ इट्स ओन काइंड, बता रहा हूं बेटा। यहां पर देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो ग्रैंडफादर था ये ह्यूमन है, जी हाँ सर ह्यूमन रहे होंगे, तो इन्होंने अपने ही जैसा
एक ह्यूमन बनाया, जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया वो कौन सी थी प्रोसेस? रिप्रोडक्शन। और फादर जब ह्यूमन था तो इसने अपने ही जैसे सन या डॉटर यानी ह्यूमन ही बनाए, है ना? समझ पा रहे हो क्या? अब पढ़ो फिर से। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, है ना, इन विच क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसी नई संतान बना रहा है। इसीलिए क्या होता है, एक इंसान का बच्चा इंसान होता है, एक लायन का बच्चा लायन होता है, एक टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, एक गधे का बच्चा गधा होता है, एक बंदर का बच्चा बंदर होता है। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो अपने ही जैसी, जो भी जानवर होगा वो अपने ही जैसी संतान बनाएगा। कभी भी लायन का बच्चा टाइगर नहीं देखा होगा, टाइगर का बच्चा एलिफेंट नहीं देखा होगा, एलिफेंट का बच्चा गधा नहीं देखा होगा। क्लियर है? हाँ सर, बहुत अच्छे। अब सवाल ये है सर कि आखिर रिप्रोडक्शन क्यों करना है? क्या ही है जरूरत रिप्रोडक्शन की? आखिर लोग रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? इंडिया वालों से पूछो, सब भगवान की देन है। नहीं, सब भगवान की तो देन नहीं है। कुछ तो तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है इस देश में, कुछ तो तुम्हारी भी इच्छाएं हैं, है ना? हम करते बहुत कुछ है, मानते कुछ नहीं। फिलहाल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म बस इसलिए करता है क्योंकि उसे एग्जिस्टेंस में बने रहना है, अपने वंश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आने वाले समय में वो फैमिली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, बनाने रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं भयानक तरीके से। और इंडिया तो इसमें बहुत आगे है। क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है। बड़े होकर क्या कर रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हाँ यही चल रहा है सर। ठीक है, 1951 से फैमिली प्लानिंग चल रही है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, मान कोई नहीं रहा है। हाँ सब ठीक है मोदी जी, सब ठीक है, मान लेंगे, मान कोई नहीं रहा है। दम पे दम बच्चे चलते जा रहा है ना। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारी है, लेकिन रेगुलेटेड नहीं है वो, फोकस्ड नहीं है वो। 90 करोड़ लोग मैच देख रहे होते हैं। हाँ, अभी कोई चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह आ जाए, कोई आईपीएल वगैरह आ जाए, 50 करोड़ लोग, मतलब तुम सोचो कि मतलब देश की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे क्रिकेट देख रही है। अरे भाई थोड़ा बहुत मजे लेना समझ में आता है, बहुत ज्यादा ही मजे लेना। और क्रिकेट तो मतलब हर 10वें दिन एक नया ही क्रिकेट है। तो अगर लेकिन ये थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए हमारे देश के लोग, मजा आ जाएगा। लेकिन अब जो क्रिकेट लवर होंगे वो छाती पीटने लगे, सर ये क्या बोल रहे हो, क्रिकेट हमारी जान है, ये है वो। ठीक है, क्रिकेट तुम्हारी जान है तो बेटा पढ़ो मत, तुम जॉब मत करना, क्रिकेट ही देखना, है ना। घर वालों को भी बोलो, पापा क्या जॉब पे जा रहे हो, क्रिकेट देखते हैं, हो जाएगा सब। फैन होना एक अलग चीज है, सपोर्ट करना देश को अलग चीज है इन चीजों में, लेकिन अपनी लाइफ उस चक्कर में बर्बाद कर लेना भाई, ये तो मैं नहीं सजेस्ट करता किसी को नहीं। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हैं। ओके, अब ये रिप्रोडक्शन हमें समझ में आ गया सर। ठीक है, अब सवाल है, मैं अगर आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप बिल्कुल बोलेंगे सर रिप्रोडक्शन तो 2 टाइप का होता है, हमको पता है ना। बिल्कुल सर, मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर मैं देखूं तो 2 टाइप के हैं रिप्रोडक्शन। आप नाम बताइए सर, आप नाम बताइए। ठीक है, साथ में सीखेंगे। पहला है सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर मैं बोल दूं कि पहले ही लिख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है मेरे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, ये 2 टाइप होते हैं। अब सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंसेस क्या है वो जरा जान लेते हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंसेस क्या है वो जान लेते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखो, रुक जाओ, किधर गया, चलो एक ये लाइन ले लेते हैं और इधर लिखेंगे मेरे बच्चों
इधर हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? सेक्सुअल, अरे आजा, रिप्रोडक्शन, है ना। इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे, इधर क्या समझेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों है क्या, जरा समझो, दोनों है क्या? डायग्रामेटिक समझेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, बाकी सारी चीजें, ठीक है ना, मतलब पॉइंट्स लिख लेंगे। पहला जो अभी हमने ग्रोथ में देखा था, क्या देखा था सर? हमको पता है सर, एक मेल होता है, जी हाँ सर, एक फीमेल होती है, हाँ सर। उसके बाद बताता हूँ बच्चों, मेल से बनता है स्पर्म, जी सर। फीमेल से बनती है ओवा, हाँ जी सर। ओवा को ही कहते हैं एग, जी सर। ओवा को ही बोलते हैं ओवम, यस सर। ओवा को ही बोलते हैं ऊटिड, यस सर। बहुत सारे नाम हैं, फिलहाल दो तीन जान लो। अब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। रिजल्टिंग जो चीज बनती है हम उसे कहते हैं जाइगोट, जी सर। अच्छा, जाइगोट डिवाइड होता है बच्चों बहुत सारी सेल्स में, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, जी सर। और यही एम्ब्रियो आगे चल के बनाता है बंटू भैया एडल्ट पर्सन, अरे यस और नो? जी सर, यही है हमारा अडल्ट, जी। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने की प्रोसेस अगर ऐसे बन रहा है जिसमें मेल है फीमेल दोनों की जरूरत पड़ रही है, स्पर्म और ओवा दोनों बन रहे हैं और दोनों का फ्यूजन हो रहा है, देन जाइगोट बन रहा है, फिर एम्ब्रियो बन रहा है, फिर एडल्ट बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मेरा जन्म, आपका जन्म, हम सभी का जन्म कैसे हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ है। अब सवाल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पॉइंट मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पे लिख सकता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट लिख सकता हूं, क्या दोनों पेरेंट की जरूरत पड़ी? जी हां, मैं लिख सकता हूं बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, है ना बेटा। कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, हाँ ठीक है। मैं लिख सकता हूं बोथ पेरेंट आर इन्वॉल्व, है ना। बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब दैट इज मेल एंड फीमेल, है ना। मेल एंड फीमेल मतलब फादर और मदर दोनों की जरूरत पड़ेगी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कहीं आपने नहीं देखा होगा एक बच्चा पैदा हो गया अकेले फादर ने कर दिया हो, अकेले मदर ने कर दिया हो, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उस केस में दोनों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे एक हस्बैंड होगा एक वाइफ होगी। अच्छा, क्या गैमेटोजेनेसिस हुई, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन हुआ स्पर्म और हुआ? यस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस अकर्स, है ना। गैमेटोजेनेसिस होती है मेरे बच्चों, है ना। मतलब क्या? गैमिट का फॉर्मेशन, ठीक है। मैं लिख सकता हूं दैट इज स्पर्म एंड ओवा, यही दोनों गैमिट है, फॉर्म किसके थ्रू बनेंगे मेरे बच्चों? मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ? यस। तो मैं बोलूंगा सर फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, मैं लिखता हूं दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, है ना। स्पर्म एंड ओवा ये भी हुआ, जी हाँ। अच्छा, जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो ये है मेरे बच्चों कि यहां पर अगर आप देखें, जैसे यहां पर देखें, मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख पा रहे हैं कि ये फादर है, ये मदर है, ठीक है। इन दोनों का डीएनए किसमें है मेरे बच्चों? मेल का डीएनए स्पर्म में, फीमेल का डीएनए ओवा में है। दोनों मिक्स हो गए किसमें? जाइगोट में। अब यही जाइगोट डेवलप करके एडल्ट बना रहा है। क्लियर है सर? जी सर। तो क्या मैं बोलूं, हम जो बने हैं हमारी बॉडी के अंदर फादर का भी डीएनए है और मदर का भी डीएनए है। यस, वी आर हाइब्रिड ऑफ मदर एंड फादर। अच्छा, तो क्या हम मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से दिखने में, और जेनेटिकली मतलब डीएनए वाइज क्या मम्मी पापा के ही तरह हैं? बिल्कुल नहीं। क्या
क्या ये बच्चा 100% अपने फादर की तरह दिख रहा है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ फादर का डीएनए नहीं है, मदर का भी डीएनए है जो ओवा से आया है। तो ये कभी भी 100% फादर की तरह नहीं दिख सकता। आप बोलोगे सर बाहुबली तो दिखता था। भाई वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है, बताऊंगा तुम्हें। क्या ये बच्चा 100% अपनी मदर की तरह दिख रहा है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ओवा मतलब मदर का डीएनए नहीं है, इसके अंदर तो स्पर्म का भी डीएनए यानी फादर का भी डीएनए है। तो कभी भी ये बच्चा 100% फादर की तरह या 100% मदर की तरह नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, किसी एक की तरह ज्यादा दिख सकता है, ज्यादा मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर रिसेंबल टू देयर फादर। लड़कियां ज्यादातर अपने पापा की तरह दिखती हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द केस में अगर इसके डोमिनेटिंग जीन है, फादर के डीएनए अगर डोमिनेटिंग है, तो वो जो बच्चा होगा वो फादर की तरह दिखेगा। अगर डीएनए जो है, जो जीन है वो मदर के डोमिनेटिंग है, तो जो बच्चा होगा चाहे मेल हो या फीमेल, वो किसकी तरह दिखेगा? मदर की तरह दिखेगा। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं सर। तो ये जो है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा, है ना। जैसे मैं बोलूं क्या हम 100% दिखते हैं मम्मी पापा की तरह? नहीं, 100% नहीं दिखते हैं। तो हम थोड़ा सा दिखने में भी थोड़ा सा अलग हैं, और हमारे अंदर डीएनए भी क्या है? अलग है। तो मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूंगा। क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? क्या लिखूंगा? जेनेटिकली मतलब डीएनए वाइज एंड मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फ मतलब क्या होता है? शेप, बाहर से दिखने में। डिफरेंट इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, डिफरेंट है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस मतलब क्या? हूबहू सेम इंडिविजुअल नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा सर, ये तो हमने पता चल गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पॉइंट हमने लिख लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरे बच्चों? सर 4 पॉइंट, 1 2 3 एंड हियर 4। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसको जरा समझो आप। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे बच्चों? एक बैक्टीरिया है। ध्यान से सुनना, इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है। ये क्या है मेरे बच्चों? डीएनए है। ध्यान से सुनना, डीएनए है। होगा क्या मेरे बच्चों? अब इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये देखो, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। इसका जो डीएनए आप देख रहे हैं, वो डीएनए थोड़ा सा इलोंगेट होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? इलोंगेट होने लगेगा, ऐसा थोड़ा सा लंबा होने लगेगा। क्लियर है? अच्छा, ये इलोंगेट होने लगा डीएनए। फिर डीएनए इलोंगेट होते होते क्या होगा मेरे बच्चों? आगे की तरफ अगर आप ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, तो ये बीच से क्या होगा? टूट जाएगा। यहां से बीच से क्या होगा? ऐसे पहले ये डीएनए था, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, जब ये टूट जाएगा तो 2 पार्ट बन जाएंगे इसके, ऐसे। और फिर क्या होगा? ये जो सेल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये सेल भी अंदर से इन्वेजन करने लगेगी। थोड़ा सा इसमें ग्रूव्स बन जाएंगे इस तरह से। इधर देखो, ऐसे। क्लियर? ऐसे बन जाएंगे। फिर क्या होगी? ये वाली सेल टूटकर अलग हो जाएगी, और ये वाली सेल टूट करके अलग हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो डीएनए टूटकर अलग हुए हैं वो भी आपको दिखने लगेंगे। लो जी, ये हो गया डीएनए, ये हो गया डीएनए। क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या बोला, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसको मैं बोलूंगा पेरेंट। क्या बोलूंगा? पेरेंट बैक्टीरिया, मतलब मदर फादर यही है। अब ये जो 2 नए बैक्टीरिया बन गए, इनको मैं बोलूंगा डॉटर बैक्टीरिया। क्या बोलूंगा? डॉटर बैक्टीरिया। ठीक है, डॉटर क्यों बोला? डॉटर क्यों बोला सर? क्योंकि ये आगे चल के फिर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनसे ये हुआ, ये कंडीशन हुई, फिर आगे ये दोनों बन गए। क्लियर? ऐसे। अच्छा, तो क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 बैक्टीरिया की जरूरत पड़ी? ये हो सकता है मेल हो या फिर फीमेल हो, सपोज इट, है तो नहीं बट सपोज इट। तो यहां पे दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, मदर और फादर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक की ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्या यहां पे स्पर्म ओवा बना? नहीं बना सर। क्या यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ?
सर स्पर्म और ओवा बना ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन काहे का नहीं हुआ? बिल्कुल सही मेरे बच्चों। अच्छा फिर क्या बोलो बच्चों, यहां पर ये जो आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं क्या 100% इसकी तरह दिख रहे हैं? यस। क्या यही डीएनए यहां पर प्रेजेंट है इन दोनों में? यस। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्लोन जो हैं एक तरह दिख रहे हैं, ये इसी की तरह है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं क्या क्या पॉइंट लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं? देखो मैं लिख सकता हूं सर, मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, इधर आ जाओ। पहला, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, दैट इज मेल और फीमेल। मतलब क्या? मेल एंड फीमेल, और मेल और फीमेल का क्या मतलब है? जैसे समझो यहां पे मैंने बोला मेल एंड फीमेल, मतलब मम्मी और पापा दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर या तो मेल की यानी फादर की या फिर फीमेल की मदर की जरूरत पड़ेगी, दोनों एक साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा और क्या? नो गैमिटोजेनेसिस, नो गैमिटोजेनेसिस मतलब स्पर्म ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा जब स्पर्म ओवा नहीं बने तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं सर, तो मैंने बोल दिया नो फर्टिलाइजेशन। क्या बोला बेटा? नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, स्पर्म ही नहीं है, ओवा ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन का है। अच्छा और मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो, इस बैक्टीरिया से ये जो दोनों बैक्टीरिया बने हैं क्या 100% उसी तरह दिख रहे हैं? यस। तो उनको बोलते हैं क्लोन्स, जिसका डीएनए और बाहर से दिखने में भी सेम हो 100%, उन्हीं को बोलते हैं क्लोन्स। अगर कोई पर्सन मेरी तरह सिर्फ दिख रहा है बाहर से बट उसका डीएनए मेरी तरह नहीं है, तो आप उसे मेरा क्लोन नहीं कह सकते। क्लोन का मतलब ही होता है कि 100% मेरी तरह दिख भी रहा हो बाहर से और मेरा ही डीएनए 100% हो, तब मैं उसे क्लोन कह सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? जेनेटिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली कैसे बच्चे प्रोड्यूस होंगे? आइडेंटिकल, है ना? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों? आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, है ना? ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस, ऑस्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, प्रोड्यूस। और अगर जेनेटिकली मतलब डीएनए की तरह और मॉर्फोलॉजिकली बाहर से दिखने की तरह सेम हुए, आइडेंटिकल हुए, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं दैट इज क्लोन्स। कि क्लोन बनते हैं किसके थ्रू? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी क्लोन नहीं बनते। क्या ये बात समझ में आई मेरे बच्चों? चीजें क्लियर हुई? बोलिए सर। हाँ सर, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एग्रीगेशन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पढ़ लिया ग्रोथ, तीसरा पढ़ लिया रिप्रोडक्शन। ठीक है, चौथा हम चलते हैं सर। चौथा हमारा क्या है? चौथा क्या है सर? आइए, मेटाबॉलिज्म। क्या है मेरे बच्चों? मेटाबॉलिज्म। आखिर मेटाबॉलिज्म है क्या? क्या है मेटाबॉलिज्म? आपने सुना है मेटाबॉलिक रिएक्शन? कई बार आपने नाम सुना होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आखिर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? बोलिए, आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, समझ लेना। अच्छा जरा समझते हैं। आपकी बॉडी में, ध्यान से सुनना, आपने आज कुछ तो खाया होगा, दाल चावल भाजी कुछ तो खाया होगा, फ्रूट्स वगैरह, तो उसको खाया होगा तो डाइजेस्ट किया होगा, डाइजेशन हुआ होगा। फिर कुछ चीज़ें ब्लड में गई होंगी, उस ब्लड को फिल्टर भी किया होगा, है ना? एनर्जी बनाई जा रही होगी एटीपी के फॉर्म में। तो आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, लाखों केमिकल रिएक्शन चलती हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को मिला करके एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बहुत सिंपल। हमारी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर? द सम ऑफ all total chemical reaction, all total chemical reaction
occurs within body of an organism is called मेटाबॉलिज्म। क्लियर है मेरे बच्चों, ये समझ में आया? जी हाँ सर। सर मुझे बताइए, आपने बोला कि सेलुलर एग्रीगेशन, इससे पहले आपने बोला सेलुलर एग्रीगेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग लिविंग दोनों में हो रहा था। इससे पहले आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है मेटाबॉलिज्म से पहले, तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है। लिख लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। इधर आ जाओ, इधर देखो, मैं लिखता हूं नोट करके, चिल्लर नहीं सर, क्या नोट। क्यों नहीं है वो भी जान लो। अब बोलेंगे सर नॉन लिविंग चीजें तो ग्रो नहीं करती, बिल्कुल सही है, बट सुनो मैं बोल रहा हूं पहले, रिप्रोडक्शन इज नॉट, क्या बेटा जी, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं है? बिकॉज some living organism not doing reproduction ठीक है, मतलब क्या, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग तो हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम्पल क्या है उनके। पहला है मेरे बच्चों स्टेराइल कपल का क्या मतलब है? कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे कपल होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनमें तो रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। इसका क्या मतलब, वो मरे हुए हैं? क्या वो नॉन लिविंग है? बिल्कुल नहीं, वो लिविंग है बट उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। तो मतलब आप सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है, आपकी शादी नहीं हुई, तो आपने भी तो रिप्रोडक्शन नहीं किया, मतलब क्या आप नॉन लिविंग हो? नहीं सर, मैं तो लिविंग हूं। यस, तो सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आप डिफाइन नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है? ये तो पहला है सर। दूसरा, लाइगर, लायन और टाइगर दोनों से मिलकर बना है लाइगर, ये स्टेराइल होता है, ये भी बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तीसरा मेरे बच्चों म्यूल पता है क्या? खच्चर डोंकी और हॉर्स के ब्रीड्स क्रॉसिंग ओवर से बनता है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। मेल बी है ना, मेल बी मधुमक्खी जो होती है उसमें जो मेल होता है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, दे आर स्टेराइल। लो सर, वर्कर बी जो होती इवन, ठीक है ना, मेल बी की जगह मैं बोलूं वर्कर बी ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे आ जाओ, ज्यादा अच्छा होगा वर्कर बी, ठीक है। जो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, वो स्टेराइल होती हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती। मतलब क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो लिविंग है सर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला आपको कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आप डिफाइन नहीं कर सकते। फिलहाल आ जाइए, मैंने बोला मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन विच आर अकर विद इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब एक इंसान या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं एक साथ मिलाकर उनको क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म। अब सवाल है सर कितने टाइप का होता है ये? ठीक है, मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है? ध्यान से सुनो बेटा, टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेरे बच्चों, मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है। कौन कौन से? देखिए ध्यान सुनिए, एक होता है मेरे बच्चों कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। और दूसरा होता है मेरे बच्चों एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म। सर ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? ध्यान से सुनो, बोलो कैटाबॉलिज्म, बोलो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। जी हाँ, कैटाबॉलिज्म कैसी है मेरे बच्चों? ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है।
ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि सपोज करिए मेरे बच्चों, एक आपके पास एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसका नाम है ए बी सी, है ना, क्या नाम है, ए बी सी। ये बड़ा सा एक लार्ज मॉलिक्यूल है ना, लार्ज मॉलिक्यूल है। अगर आपने इसमें कैटाबोलिज्म करा दिया, कैटाबोलिज्म का क्या मतलब है, कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म आप जब बोल रहे हैं तो कट की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो मतलब अगर आप इसे कट कर दें, यानी इसमें क्या परफॉर्म करा दिया आपने, कैटाबोलिज्म। तो कोई भी चीज कट करोगे मेरे बच्चों तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सर। जी हाँ, तो ये टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी प्लस सी, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, है ना, तो स्मॉल मॉलिक्यूल में ये चेंज हो जाएगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लार्ज वन मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट करके स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन की जिसमें प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म, या उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन। सर क्या ये होती है, जी हाँ, जैसे डाइजेशन, जी हाँ, डाइजेशन क्या है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। जो आप खाते हैं चावल या चपाती जो खाते हैं आप, तो उसमें होता है स्टार्च। स्टार्च क्या है मेरे बच्चों, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। वो स्टार्च किसका बना होता है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये है बेटा स्टार्च, इनको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे आप खाते हैं तो आपके स्टमक में, लीवर से, ठीक है, इंटेस्टाइन से, लीवर से नहीं, जनरली इंटेस्टाइन वगैरह से बाकी एंजाइम सेक्रीट होते हैं, पैंक्रियाज वगैरह से। जब वो एंजाइम सेक्रीट होते हैं तो वो एंजाइम क्या करते हैं, इस बीच के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करते हैं ऐसे, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो अब क्या हो गया, जो पहले बड़ा सा मॉलिक्यूल था वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। तो बड़े से मॉलिक्यूल से क्या क्या, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए। तो क्या हुआ, लार्ज वन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर के छोटे छोटे बन गए। तो प्रोसेस कौन सी हुई, कैटाबोलिज्म। रेस्पिरेशन भी कैटाबोलिज्म का ही प्रोसेस है, हालांकि वो उसमें एनाबोलिज्म भी होता है, समझेंगे धीरे धीरे। अच्छा पहले यहां पर समझ लो, कैटाबोलिज्म समझ में आ गया। अब एनाबोलिज्म में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। एनाबोलिज्म कैसी प्रोसेस है मेरे बच्चों, अब बोलेंगे बिल्डअप की प्रोसेस, बिल्डअप प्रोसेस, मतलब यहां पर उल्टा होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, अगर आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे। अगर आपने इसमें एनाबोलिज्म परफॉर्म करा दिया, कौन सी प्रोसेस, एनाबोलिज्म, तो क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ए बी सी, ये लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसका सर कोई एग्जांपल है, यस, फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन। एटीपी क्या होती है सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें छुपा हुआ क्या है, एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है। ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, तो एडिनोसिन क्या है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और 3 उसमें फॉस्फेट है, मतलब टोटल 5 चीजें हो गई छोटी छोटी, वो मिल करके क्या बना रही हैं, एटीपी, बड़ा सा मॉलिक्यूल, है ना। तो ये कैसी प्रोसेस हुई, एनाबोलिज्म की। क्लियर है बच्चों, यस, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये देख लो, ऐसा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। अच्छा ये हमने समझ लिया। तो क्या सर जो एनाबोलिज्म या मेटाबोलिज्म की मैं बात करूं, तो क्या मेटाबोलिज्म कोई डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यस, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूं सर, क्या, मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर। कैसा है मेरे बच्चों, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा, लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, हाँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद,
मतलब जहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, उसे मैं क्या बोलूंगा? मेटाबॉलिज्म। यानी वो लिविंग चीज होगी। जहां पर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा सेल के अंदर, उसे मैं बोलूंगा कि वो चीजें लिविंग हैं। क्या ये बात तो समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं? बोलिए सर, समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। अच्छा सर, क्या मैं बोलूं कि मेरे पास सपोज करो एक वाटर बॉटल है, उसमें पानी भर दिया मैंने, एक ग्लास में पानी भर दिया, उसमें चीनी डाल दूं सर, सॉल्ट डालूं, तो सॉल्ट में होता है NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, तो केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, तो क्या वो लिविंग है? नहीं है, क्योंकि वो जो ग्लास है आपका वो कोई सेल नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होगी तभी वो लिविंग की रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है बच्चों? या टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तुम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, उसमें कुछ और डाल दिया, तो वो ऐसा नहीं कि वो लिविंग हो गया टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल नहीं, सेल होनी चाहिए, कंडीशन ये है। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। पसंद आ रही तो भाई लाइक वाइक करो यार, थोड़ा शेयर वेयर करो। ठीक है। अच्छा, लिविंग का लास्ट, पांचवा, कॉन्शियसनेस, कहते हैं चेतना। कौन है सर ये? कौन लड़की है? लड़की नहीं है भाई। चेतना मतलब होता है एक तरह से महसूस करना, फीलिंग। ठीक है, क्या है आइए जरा समझते हैं। कोई बता सकता है कॉन्शियसनेस क्या होती है? जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए सर। हाँ, और लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए यार। ठीक है, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें। ठीक है, और आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बड़ी ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस क्या है? लिखते हैं, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर, है ना, सेंस देयर इन्वायरमेंट, है ना, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर व्हाट? environment and respond to their external stimuli, external stimuli। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? स्टिमुलाई का मतलब होता है सिग्नल, है ना। मतलब क्या सर, नहीं समझा, बता रहा हूं। अपने आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर है उस चीज को महसूस करना और उस पर रिस्पॉन्स देना, उसी को मतलब कहते हैं कॉन्शियसनेस। सर नहीं समझा, बता रहा हूं। जैसे आप चल रहे हो, आप टहल रहे हो, जा रहे हो, मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा इधर आओ, तुम पलट गए, हाँ मम्मी आ रहा हूं। तो हुआ क्या? मम्मी एटमॉस्फेयर में है, मम्मी ने आवाज लगाई, मम्मी ने आवाज लगाई, तुमने सुना, तुमने सुना और तुरंत रिएक्शन दिया, हाँ मम्मी आ रहा हूं। तो रिस्पॉन्स दिया ना आपने, सिग्नल मिला आपको, आवाज जो आई आपके कानों में वो सिग्नल थी, आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया। क्यों? क्योंकि आप लिविंग है, कॉन्शियसनेस है आप में। ठीक है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। अच्छा, दूसरा, टीचर आते हैं, आप खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग सर, रिस्पॉन्स दिया ना, टीचर आए, आपने रिस्पॉन्स दिया, खड़े हो गए। टीचर बोलता है सिट डाउन, आपने सुना, तुरंत बैठ गए। टीचर ने बोला स्टैंड अप, आप खड़े हो जाते हो। ये रिस्पॉन्स ही तो है। मैंने पूछ लिया बेटा आपको समझ में आ रहा है? आपने बोला नहीं सर, तो भी तो रिस्पॉन्स ही है। ये सारी चीजें क्या है? रिस्पॉन्स है। अगर आप सिग्नल का रिस्पॉन्स दे रहे हैं मतलब आप में कॉन्शियसनेस है, चेतना है। अगर जैसे मैंने बोला एवरीवन स्टैंड अप, तो जितने लिविंग होंगे या जितने स्टूडेंट होंगे वही खड़े होंगे, बुक्स वगैरह नहीं खड़ी होंगी। क्यों? उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चीजें फील नहीं कर सकती, वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। ये पेन उठाकर पटक दूं, तोड़ दूं, क्या कुछ बोलेगी? नहीं। लेकिन मैं तुम्हें उठाकर पटक दूं, रोने लगोगे, बोले सर बहुत गलत किया आपने, पढ़ने आया था, हड्डियां तोड़ दी मेरी। रोने लगोगे, रोने लगोगे तो क्या है? ये रिस्पॉन्स है। समझ पा रहे हो? पापा कई बार करते हैं, एक ही हाथ में दोनों हाथ पकड़ लेते हैं तुम्हारा, एक हाथ फ्री रहता है, चपाट लगा दी जबरदस्त। अब तुम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन दोनों आंखों से गंगा जमुना की धार बह पड़ती है। रिस्पॉन्स हो रहा है ना, थप्पड़ लगे, यहां से सिग्नल तुरंत गया ब्रेन तक, दर्द हुआ, आंखों से गंगा जमुना की धार बह पड़ी, रोने लगे, ये तो रिस्पॉन्स ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि आप में कॉन्शियसनेस है, चेतना है। अच्छा, अब ये जो स्टिमुलाई है, सिग्नल है बेटा, ये क्या हो सकते हैं समझो जरा। मैं लिखता हूं, स्टिमुलस मे बी, सिग्नल जो है कैसे हो सकते हैं? मे बी फिजिकल, फिजिकल, या फिर कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल, या फिर क्या हो सकते हैं बेटा? और केमिकल। मतलब क्या सर, क्या हो सकते हैं जैसे समझो।
सुबह सुबह मैं ये एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाता है बच्चों को। मैं तुम्हारी बिल्डिंग से जा रहा हूँ नीचे से, तुमने मुझ पे पानी फेंक दिया तुमने मुझ पे, मुझे ठंडा लगेगा, मैं कांपने लगूंगा, मैं कांप रहा हूँ, सिवरिंग हो रही है मुझे, तो क्या ये रिस्पॉन्स दे रहा हूँ मैं? यस। वाटर क्या है? एक केमिकल है। तो मुझे वो जैसे मेरे ऊपर पड़ा, मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया, मैं कांपने लगा, क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद ये केमिकल हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल, मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के स्विच में डाल दिया, तुम सर कांपने, है ना? समझ पा रहे हो क्या? मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तो अब वो शॉक से तुम तेजी से चिल्ला उठे कि अरे सर अगली बार नहीं करूंगा, है ना? तो क्या हुआ? वो शॉक जो आपको मिला, अभी सिग्नल जो मिला, वो कैसा था? इलेक्ट्रिकल। इवन मैं आपको बता दूं, आपकी इधर कोनी के पीछे, एल्बो के पीछे, यहां पर कई बार चोट लगती है ना, तो ये पूरा हाथ झंझा एकदम ऐसे वाइब्रेट हो जाता है, झन्ना सा जाता है। आपकी बॉडी में भी करंट है, -70 मिली वोल्ट, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि आपको सिग्नल मिला, कौन सा? इलेक्ट्रिकल। अच्छा, फिजिकल सिग्नल, किसी से लड़ाई हो जाए, पापा ने या थप्पड़ मार दिया, मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, जैसे ही थप्पड़ पड़ा गालों पे, यहां से न्यूरॉन सिग्नल लेकर गए ब्रेन तक, आप रोने लगे, गुस्सा आ गया आपको, भाग गए वहां से। कैसा सिग्नल मिला? फिजिकल। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। अच्छा, तो क्या कॉन्शियसनेस कोई डिफाइनिंग फीचर है सर? मुझे बताइए। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो मैं लिखता हूं, कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर क्या बेटा? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। पहला कि सर, अच्छा मतलब जिसमें भी कॉन्शियसनेस हो रही है वो लिविंग है, ठीक है ना? तीन चीजें होती हैं जो डिफाइन करते हैं लिविंग को। पहला एग्रीगेशन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मेरे बच्चों क्या? मेटाबॉलिज्म, तीसरा क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर है। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर एनिमल को तो हम मारेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा, भागेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, ठीक है। क्या प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होती है? यस, प्लांट में होती है। छुई मुई, टच मी नॉट जिसको कहते हैं, या लजवंती कहते हैं, हो सकता है आपके एरिया में कुछ और कहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप उसकी लीफ को टच करेंगे ना, तो उसकी लीफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, रिस्पॉन्स दिखाती है वो। इवन स्टडी में पता चला है मेरे बच्चों, आप जाकर के आर्टिकल पढ़ना, कि प्लांट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपने आसपास के कुछ प्लांट कट कर दिए, तो उसके आसपास के प्लांट क्या करते हैं? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं रूट के थ्रू। यस, ये मतलब प्रूवन है, ये प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होती है। अच्छा सर, तो मुझे बताइए, कोई एक पर्सन जो कोमा में है, ब्रेन डेड है, तो वो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता, तो क्या वो लिविंग है? यस सर, वो कोमा में है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चलो, लेकिन जो कोमा में रहता है पर्सन, उसे ग्लूकोज के थ्रू फूड तो दे रहे हैं हम, खाना तो दे रहे हैं, और खाना दे रहे हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही, तो वो क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कैसी रिएक्शन है? लिविंग की रिएक्शन है, मतलब वो पर्सन जिंदा है, मरा नहीं है। तो सर डेथ क्या होती है? डेथ वो होती है मेरे बच्चों जब कोई पर्सन ब्रेन डेड हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, और कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मतलब दिल भी काम करना, धड़कना बंद कर दे, वो होती है डेथ की मतलब कंडीशन। उससे पहले कोई नहीं है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे। आई होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है? तो ये पूरी बेसिक है बायोलॉजी की। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए बड़ी कमाल की चीजें रखी हैं बच्चों। क्या? सुनो ध्यान से, यहां पर देखो, ये तो बेसिक हो गया। अच्छा, मैं आपको बायोलॉजी के जितने कोड्स होते हैं ना, सारे कोड मैं आपको बता दूंगा। इधर देखो, मैंने रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर देखो आप, ये देखो, पहला यहां पर देखो, ये देखो, एड क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है, इंटर मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है, नियो क्या होता है, रेट्रो क्या होता है, सीडो क्या होता है, मतलब सब कुछ, जुओ, फाइटॉन, है ना? ये पूरे बायोलॉजी के कोड्स मैंने रखे हैं, ठीक है? ये देखो, कलर के कोड क्या होंगे, ठीक है ना? मतलब लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब का कोड क्या है? बायोलॉजी बहुत ही कोडिंग सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।